स्वागत है आपका हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस पर। बेटा आज से आधुनिक भारत की इतिहास की जो है शुरुआत हो रही है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है आज से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों को जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो वीडियो हैं ये पूरे के पूरे रिकॉर्डेड मिलेंगे, है ना। तो यकीन मान के चलिए ये जो डेटा है बेटा ये आप लोगों का सभी एग्ज़ाम यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी आप लोगों की, उसके बाद बैंक, रेलवे, एसएससी सभी के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा और बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा डेटा आप लोगों को यहीं कवर करवा दूंगा। तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, यहाँ सारी क्लासेस बेटा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप लोगों को कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फ्री में मिलेगा, है ना। और आप लोगों से मेरा वादा है कि 100% आप लोगों को हमेशा फ्री में ही दिया जाएगा। ठीक है, कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और सारे सब्जेक्ट आप लोगों को विस्तार से पढ़ाए जाएंगे। ठीक, चलो तो आधुनिक भारत की अगर शुरुआत की जाए तो इसके पहले की अपन पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या क्या है। तो भैया आधुनिक भारत की अगर बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप में बेटा एक काल चल रहा है जिसको कहा जाता है पुनर्जागरण का काल। अभी भारत में स्टार्ट नहीं हुआ, वो मात्र भारत आप लोगों का यूरोप में चल रहा है। और यूरोप में पुनर्जागरण का काल, पुनर्जागरण का मतलब कि भैया पुरानी सभ्यता को पीछे छोड़कर नई सभ्यता में प्रवेश करना, या लोगों का साक्षर होना, या लोगों का जो रुचि है वो खेती की बजाय या किसानों की बजाय बेटा ज़्यादातर आप लोगों का व्यापार में, मतलब लोग जो है वो व्यापार की ओर रुचि रखने लग गए। अब यूरोप में भैया क्या हुआ, पुनर्जागरण का काल आ रहा है तो सारे के सारे लोगों में हड़कंप मच गई कि भैया हमें दूसरे देशों से क्या करना है, व्यापार करना है। और इसी क्रम में बेटा कुछ लोग आएंगे, वो जैसे स्पेन कोलंबस है वो आप लोगों का बेटा अमेरिका की खोज कर देगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी, वास्को डी गामा भारत आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा मैं। परंतु यूरोप महाद्वीप में पुनर्जागरण का काल आ गया है और पुनर्जागरण के कारण लोग शिक्षित हो गए हैं और लोग जो है पुरानी सभ्यता को छोड़ के नई सभ्यता में प्रवेश कर रहे हैं। और लोग खेती की बजाय व्यापार में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। और व्यापार करने के क्रम में जो यूरोप के लोग हैं वो भैया दूसरे देशों में जाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं कि भैया हम दूसरे देशों में जाकर थोड़ा सा व्यापार करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब देखो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में कौन कौन आए, कौन व्यक्ति कब आए, कौन सी कंपनी कब आई, ये विस्तार से आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझो, भारत का जो व्यापार है मतलब ऐसा नहीं कि आधुनिक भारत में स्टार्ट हुआ। भारत का जो व्यापार है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, एक बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल, मतलब लोथल में एक बंदरगाह था। और लोथल कहाँ था बेटा, गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे ऊंची इमारत ये गोदीवाड़ा ही है ना। और यहाँ से विदेशी मुद्राएं मिली और इससे साबित होता है कि भारत का व्यापार विदेशों से था। अब भारत का व्यापार किन किन सभ्यताओं से था, तो एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था और एक आप लोगों की मिस्र सभ्यता से था। अब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की थी, तो ये फारस की थी और फारस का नया नाम क्या है, ईरान है। ठीक है, और एक मिस्र की सभ्यता से था। मतलब जो भारत के लोग हैं वो व्यापार करते थे एक मेसोपोटामिया की सभ्यता से और एक मिस्र की सभ्यता से। ठीक है, अब मैटर क्या हुआ भैया, भारत में क्या हुआ, देखो एक आप लोगों को मैं मैप बताता हूँ, कहाँ गया ये। ठीक, ये देखो ये सारा का सारा बेटा ये यूरोप है। ये दोस्तों ये क्या है, ये पूरा यूरोप है। और यूरोप के रास्ते जो है धीरे धीरे लोग जो है, मतलब कोई भी व्यक्ति यूरोप से भारत में आता था तो सबसे पहले उसको यहाँ पे ये तुर्की लिखा रहा, देखो ये तुर्की दिखा रहा है आपको, तो सबसे पहले तुर्की आना पड़ता था। तुर्की के बाद उसको यहाँ पे ये सऊदी अरब आना पड़ता था, फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मतलब ये रूट रहता था इसका स्थलीय मार्ग। ये कैसा मार्ग था, ये स्थलीय मार्ग था। अब इस पे क्या हुआ भैया, इस स्थलीय मार्ग पर अरबों का अधिकार हो गया। कौन सा, सऊदी अरब के लोगों का अधिकार हो गया। तो अरबों के लोग या सऊदी अरब के लोग जो है ये यहाँ से तुर्की के बाद सऊदी अरब से यूरोप के लोगों को निकलने ही नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी के बाद अरबों के बाद जो है तुर्कियों का आक्रमण हो गया। ये सब आप लोगों को मैं मध्यकालीन भारत में पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, तो भैया यहाँ पर जो है ये तुर्की का अधिकार हो गया। ठीक, तो अरबों के बाद तुर्की लोग आ गए। तो यूरोप के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, इस स्थल मार्ग की जगह पे हम ये जली मार्ग अपनाते हैं, ये वाला, ये और ऐसे आके यहाँ पे कैसे जाएंगे भारत। ठीक है, क्लियर, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई। अपना जो वीडियो है शुरू में आप लोगों को विस्तार से मतलब पढ़ाया जाएगा, तो इसी बेसिस पर पढ़ाया जाएगा ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि स्थलीय मार्ग पर भैया ये तुर्की और अरबों का अधिकार हो गया।
तो लोगों ने, यूरोप के लोगों ने ये जलीय मार्ग की खोज करना शुरू करी, और जलीय मार्ग में धीरे 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 लोग आते रहेंगे। ये आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो देखो बात समझो आगे। ठीक, अब बात समझो। तो लोथल गोदीवाड़ा से विदेशी मुद्राएं मिली। इससे साबित होता है कि भारत का व्यापार विदेशों से था और एक मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से था। अब भैया दूसरा रास्ता कौन सा था? तो अरब लोगों का हस्तक्षेप था। अभी हाल बताया आप लोगों को। अरब सागर से भूमध्य सागर के रास्ते इटली से आया करता था, और वहाँ पे एक नए साम्राज्य का उदय हो गया जिसको कहा जाता है उस्मानिया का। ठीक है, कौन है बेटा? उस्मानिया का। ठीक, और इस उस्मानिया संप्रदाय का जो युद्ध हुआ वो बेजंतिया साम्राज्य से हुआ, और इसमें बेजंतिया साम्राज्य की क्या हो गई? हार हो गई, और उस्मानिया साम्राज्य की क्या हो गई? जीत हो गई। अब एक जगह थी कस्तंतुनिया अपने एशिया महाद्वीप में, जिसका नया नाम है इस्तांबुल। ठीक है, एक मूवी है आप लोग देखना, मिशन इस्तांबुल, बहुत बढ़िया है, विवेक ओबेरॉय की। लगभग ऐसा बोलते हैं कि इस्तांबुल जो है अब कोई देश है ही नहीं, परंतु जब भी गिनती में आता है एशिया की में वो, तो भैया कस्तंतुनिया या इस्तांबुल पर अधिकार किसका हो गया? उस्मानिया का अधिकार हो गया। अब क्या हुआ इससे? तो भारत एवं यूरोप का रास्ता जो है वो किन के हाथ में आ गया? उस्मानिया के हाथ में आ गया। अब उस्मानिया के हाथ में आ गया तो उस्मानिया के लोगों ने मना कर दिया कि भैया जो है अरब के रास्ते आप लोग कहीं भी व्यापार करने नहीं जा सकते। तो अरब के रास्ते व्यापार में किन की मनमानी थी? अरब के लोगों के या सऊदी अरब के लोगों की मनमानी थी। तो यूरोप को एक नए मार्ग की ज़रूरत थी। भैया फिर से समझो, क्या समझाया मैंने कि बेटा यूरोप के लोग जो है वो व्यापार करने के लिए विभिन्न देशों में आ रहे थे, और उस समय क्या हुआ, अरब के लोगों का अधिकार हुआ करता था स्थलीय मार्ग पर। तो यूरोप के लोगों ने सोचा कि अपने को स्थल मार्ग की जगह पे जलीय मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यूरोप को एक नए मार्ग की जरूरत थी। अब एक बात समझो, यूरोपीय लोगों का भारत के साथ ही व्यापार की क्यों होड़ लगी थी? जरा बताओ आप लोग। मतलब यूरोपीय लोगों की बेटा भारत के साथ ही व्यापार की होड़ क्यों लगी थी? तो देखो इसका आंसर भी है मेरे पास। देखो इसलिए की लगी थी, इसका उत्तर है यूरोप एक कैसा महाद्वीप है? ठंडा महाद्वीप, और वहाँ क्या खाया जाता था? मांस खाया जाता था, और मांस का प्रिजर्वेशन मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए मसालों की जरूरत थी। मतलब मांस में क्या है? मसाले भर के रखते थे। आई बात समझ में? तो वो मांस क्या है? वो बहुत दिन तक चलता था। ऐसे रखते थे मांस तो वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, एक दिन में खराब हो जाता था, परंतु उसमें मसाले भरते थे लोग, और उसको जो है मतलब सुरक्षित रखा जाता था। जो यूरोप में क्या था? महंगा था, मसाला यूरोप में महंगा था, इसलिए पुनर्जागरण के कारण लोगों में व्यापार की क्या हुई? प्रतिस्पर्धा हुई, और यूरोप के लोगों ने अभियान भेजे गए। क्लियर है? कंटेंट में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आप लोगों को बेटा, कोई समझौता नहीं है, कंटेंट बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आप लोगों को बेटा फ्री क्लासेस में अदर जगह पे नहीं मिलेगा ना, तो आप लोग बने रहिए, मज़ा आएगा। ठीक, चलो आगे देखिए। अब भैया यूरोप के लोगों ने अलग अलग लोगों को भेजा, तो इसी क्रम में देखो बात करते हैं। तो स्पेन द्वारा किसको भेजा गया? तो स्पेन द्वारा कोलंबस को भेजा गया। ठीक है, और बेटा कोलंबस ने काय की खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी, परंतु जल्द ही अमेरिका पर काय का अधिकार हो गया? यूरोप का। मतलब यूरोप के लोगों ने अमेरिका पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक, अब पुर्तगाली का एक बेटा नेविगेटर था। नेविगेटर मतलब दिशा सूचक, जो दिशा बताने वाला पथ प्रदर्शक, जिसका नाम है प्रिंस हेनरी। उस प्रिंस हेनरी ने क्या करा? उसने अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का क्या करवाया? मैप तैयार करवाया। मतलब अटलांटिक सागर का क्या करवाया? मैप। देखो यहाँ पे आप लोगों को छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा, यह है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक। तो यहाँ से बेटा ये धीरे 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 लोग आएंगे यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में। ठीक है, तो इस प्रिंस हेनरी ने ये अटलांटिक महासागर का क्या करवाया? ये अटलांटिक महासागर है ना, जो एस आकार का, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा महासागर एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर। क्लियर है इतनी बातें? तो प्रिंस हेनरी ने अटलांटिक महासागर का मैप तैयार करवाया, और भैया जल मार्ग का पथ प्रदर्शक द्वारा बार्थोलोमेडास को कब 1987 में भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया? तो उसको भेजा गया आप लोग कि जाओ व्यापार करो, परंतु ये बार्थोलोमेडियस, ये ध्यान रखना, बार्थोलोमेडियस को कब भेजा गया? 1987 में। परंतु ये तूफान के कारण आगे नहीं बढ़ पाया, और ये मात्र कहाँ रुक गया? अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, और जिसको क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप। क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो बात समझो। अब मैं आप लोगों को देखो चित्र के माध्यम से बताता हूँ। देखो ये आया, चल जा रहे भाई, क्या दिक्कत आ रही तेरे को? ठीक, देखो ये यूरोप से चल रहा है, ये यूरोप से, ये देखो ये लिख रहा है यूरोप, और यूरोप से ऐसे आ रहा है ये अटलांटिक महासागर से, ये, और यहाँ के रास्ता भूल गया था।
अब यहाँ आके रास्ता भूल गया तो ये आगे बढ़ नहीं पाया, तो आगे बढ़ नहीं पाया तो देखो ये नीचे ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो इसने केप ऑफ गुड होप की क्या कर दी, स्थापना कर दी या खोज कर दी। तो कभी आपसे पूछे कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी, तो वो बार्थोलोमोडियस ने, ठीक है। आगे 1497 में पुर्तगाल के राजा इमेनुअल प्रथम ने किसको भेजा, वास्को डिगामा को भेजा। और वास्को डिगामा अपने साथ कितने जहाज लेकर आया, 4 जहाज लेकर निकला। और उसको भी पता नहीं था कि किस रास्ते से जाना था, बस जान जोखिम में डालकर वो निकल गया। क्लियर है इतनी बातें। अब बात समझो आगे की, ये है वास्को डिगामा भैया, ये वाला, ठीक है, ये वास्को डिगामा है, ठीक। क्लियर इतनी बातें। तो अब बेटा जो वास्को डिगामा है वो 4 जहाज लेकर निकला, और एक गुजराती व्यापारी जो है उसको कौन मिला, अब्दुल मनीर मिला। और उसने कहा कि तुम हिंद महासागर को पार करके चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भारत मिल जाएगा। ये बात किसने बोली, गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीर ने बोला। तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा मालागार तट पर कौन सा, कोझिकोड पहुंचा। और बेटा जमोरिन ने, वहाँ का एक राजा था जमोरिन, और जमोरिन ने इसका क्या करा, स्वागत किया। इस प्रकार भारत और यूरोप का क्या शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ। क्लियर है इतनी बातें, आई बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा पूछे कि भारत की खोज ही किसने करी, तो वास्को डिगामा है। इससे पहले भारत देश था, परंतु भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, वास्को डिगामा। और मसाले जड़ी बूटियों को लेकर यूरोप में बेचने पर उसको कितना गुना मुनाफा हुआ भैया, 60 गुना मुनाफा हुआ, जिससे यूरोप में क्या मच जाती है, हलचल मच जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो अब वास्को डिगामा कब आया, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 17 मई 1498 को, ठीक है। उसके बाद जमोरिन ने इसका स्वागत किया, कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचा ये, और अब्दुल मनीर ने इसको रास्ता बताया था। 1500 में क्या हुआ, पुर्तगाली व्यक्ति एक और पेड्रो अल्वारेज को भेजते हैं। फिर 1502 में वास्को डिगामा वापस आता है। वास्को डिगामा भारत में कुल कितनी बार आता है, 3 बार आता है ना, और आगे पढ़ेंगे, 2 बार तो अभी आ गया ये, एक 1524 में आएगा वो अभी। तो 1502 में वास्को डिगामा वापस आता है। इस बार वास्को डिगामा अरब मार्ग पर कब्जा करने के लिए भेजा जाता है, और साथ में क्या लेके आता है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है पुर्तगाली व्यक्ति जो है अब भारत में अधिकार करने के लिए आ रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब भैया भारत पर पुर्तगालियों ने 150 वर्षों तक शासन किया। सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए, 1961 में गोवा को आज़ाद करवा के गए। इन सबसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में क्या हो गई, सफल हो गई। क्लियर है इतनी बातें। मतलब वो व्यापार तो कर रहे थे, परंतु भारतीय लोगों के जो कार्य है उसमें भी हस्तक्षेप करने लग गए थे, ठीक। चल आगे बात करते हैं। अब पुर्तगालियों का आगमन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद आप लोगों के डेनिश, फिर फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब आगे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बेटा पुर्तगाली, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन देखते हैं। तो पुर्तगालियों खुद को क्या कहते हैं, एस्तादो इंडिया कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो पुर्तगाली व्यक्ति खुद को कहते हैं एस्तादो इंडिया। वैसे एक महासागर हुआ करता है अपना हिंद महासागर, तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर का नाम दिया था एस्तादो दो इंडिया, ठीक है। और अपने आप को भी ये एस्तादो इंडिया कहते थे। अब पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य क्या था, तो एक तो व्यापार करना, सबसे मेन उद्देश्य इनका व्यापार करना ही था। दूसरा हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित करना, और तीसरा था धार्मिक प्रचार करना, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो मेन उद्देश्य क्या था इनका, व्यापार करना। दूसरा हिंद महासागर पर आप लोगों का मतलब यह हिंद महासागर पर राज करना, और तीसरा ईसाई धर्म का क्या करना, प्रचार करना। आगे समझो। 1453 में कस्तंतुनिया पर अधिकार होने पर वहाँ के ईसाई लोगों को भगा दिया गया, और पुर्तगालियों ने फिर से किस धर्म का प्रचार किया, ईसाई धर्म का क्या किया, प्रचार किया। 1500 में पेड्रो अल्वारेज 13 जहाज लेकर आया, कोचीन और कन्नौज करता है। कोचीन जो है ये केरल में है, ठीक है। तो कोचीन और केरल पर आता है, और यह अनुमान लगाता है कि यहाँ के क्षेत्रीय शासक आपस में लड़ रहे हैं, और उसने इसी चीज़ का क्या उठाया, फ़ायदा उठाया। क्लियर है। अपने भारत देश में ये प्रथा ही चलती है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यही पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने भैया एक नीति अपनाई थी कि भारतीय लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो भैया इन दो लोगों को आपस में लड़ाओ और अपन यहाँ पे राज करो। अंग्रेजों ने भी यही लिखा था कि फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। यकीन मान के चलिए बिल्कुल डीप में कंटेंट दिया जाएगा आप लोगों को, और मज़ा आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला। यह बात अरबों को पता चली, तो मतलब अरबों को क्या पता चली कि भैया जो ईसाई लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो माफ़ कीजिएगा, पुर्तगाली लोग जो है वो भारतीय लोगों पर भैया अधिकार करने लगे हैं।
तो यह बात किसको पता लगी? अरबों को पता लगी, और अरबों और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ जिसमें पेड्रो अल्वारेज क्या हो गया? जीत गया, और अरबों का एक जहाज क्या हुआ? पकड़ लिया गया। ठीक, क्लियर। 1502 में वापस कौन आता है? वास्को डिगामा आता है, और 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ? कोचीन में स्थापित की गई। क्लियर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो गई? तो कोचीन में, और कब? तो 1503 में। ठीक है, चल। अब भारत में आने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन से थे, मतलब पुर्तगालियों ने अपने कौन कौन से गवर्नर भेजे भारत में, उनको देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहला आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका शासनकाल है 1505 से 1509। ये भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर है, और इसने कौन सी नीति चलाई थी? तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई थी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी को ही कहा जाता है शांत जल की नीति। कौन से जल की नीति? शांत जल की नीति। अब शांत जल की नीति क्या थी? तो भैया शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह था कि जो हिंद महासागर का जल है वो बिल्कुल शांत रहने दो, उस पर कोई भी अधिकार नहीं करेगा, और अगर उस पर अधिकार करेगा तो केवल और केवल कौन करेगा? तो पुर्तगाली करेंगे। ये इसका मतलब था। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसका युद्ध किससे हुआ? तो एक तरफ थे गुजरात, तुर्की और मिस्र, और एक तरफ था भैया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसकी मजबूत नौसेना थी। क्लियर है इतनी बातें? और हिंद महासागर पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा। मतलब पुर्तगालियों का जो है वो हिंद महासागर पर अधिकार हो गया, और जो हिंद महासागर है उसको पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा। ठीक, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका बढ़िया फोटो है, देख लेना आप लोग। ठीक, चले आगे की बात करते हैं। दूसरा गवर्नर देखने दें। दूसरा गवर्नर कौन सा है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका शासनकाल है बेटा 1509 से 1515। ठीक, ये भैया पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका शासनकाल है 1509 से 1515। ये इसका चित्र है, बढ़िया देख लेना आप लोग। इसने 1510 में काय पर अधिकार कर लिया? गोवा पर अधिकार कर लिया, और यह पहला राजनीतिक हस्तक्षेप था। और पहले गोवा जो है वो किसके अधिकार में था? तो बीजापुर के यूसुफ अली आदिल शाह का अधिकार था, जिनसे छुड़ा लिया इसने और गोवा पर अधिकार कर लिया। और ये गोवा जो है ना, ये सबसे पहले गुलाम होगा और सबसे आखिरी में 1961 में आज़ाद होगा। ये क्लियर है इतनी बात है? ठीक है। इसने एक विवाह नीति चलाई। भारत में क्या होता था कि विधवाओं से बेटा शादी नहीं करते थे भारतीय लोग। आई बात समझ में? विधवाओं को थोड़ा सा जो है मतलब उनको कम तवज्जुह दिया जाता था। तो इसने एक नीति अपनाई। इसने मतलब ये मान के चलो कि एक चाल चली, पुर्तगाली लोगों का विवाह जो है भारत की विधवाओं से करवाया, और सती प्रथा प्रतिबंध करने का इसने प्रयास किया। क्लियर है इतनी बातें? आई बात समझ में? वैसे सती प्रथा अभी खत्म नहीं होगी, वो 1829 में होगा, परंतु इसने एक नीति चलाई कि भैया पुर्तगाली लोग, भारत की जितनी भी विधवाएं हैं, अगर आपका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है तो आप लोग क्या करो, आप पुर्तगाली व्यक्तियों से शादी करो, और आप जो है आप मान के चलो आप पुर्तगाल जाओ, और आपको जो है मतलब आपका जीवन भी संवर जाएगा। इसने इस तरह की प्रथा चलाई थी। ये इसने 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया, और 1515 में हारमुज या फारस की खाड़ी में है ये, इस पर भी अधिकार कर लिया। तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कभी पूछे कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सबसे पहले गोवा पर अधिकार किसने किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब किया? तो 1510 ईस्वी। इसने अभी गोवा को मुख्यालय नहीं बनाया, वो आगे बनाएगा। क्लियर है? नीनो डी कुना बनाएगा, परंतु याद रखना गोवा पर अधिकार किसने किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलो अगला है नीनो डी कुन्हा। तो अगला गवर्नर है फ्रांसीसी गवर्नर नीनो डी कुन्हा। अब नीनो डी कुन्हा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो इसने गोवा को मुख्यालय बनाया कब? 1530 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। क्लियर है इतनी बातें? अब आप लोगों ने सुना होगा दमन एवं द्वीप। ठीक है, ये दमन और द्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसने 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, और 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। फिर वास्को डिगामा 1524 में तीसरी बार भारत वापस आता है, और 1527 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसी समय आपको पता हो तो 1527 में बाबर का भारत में आगमन हो गया है, और मुगल वंश की स्थापना हो गई। बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी से 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा है, जिसमें लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत को खत्म करके इसने मुगल वंश की क्या कर दी है? स्थापना कर दी है। ठीक है,
तो याद रखना वास्को डी गामा भारत में टोटल कितनी बार आया, 3 बार, और 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला गवर्नर कौन है, तो अगला है अल्फांसो डिसूजा। देखो ये है वाला अल्फांसो डिसूजा। तो अल्फांसो डिसूजा के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ईसाई गुरु जो है सेंट जेवियर भारत आए थे। तो इसके शासनकाल में एक ईसाई गुरु थे जिनका नाम था सेंट जेवियर, और वो कहाँ आए थे, भारत में आए थे। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। तो ये थे आपके पुर्तगाली गवर्नर। अब आगे बात और करते हैं। देखो अब पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कहाँ कहाँ किया, तो उसको देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों ने एक तो कोचीन पर अधिकार कर लिया, एक कुन्नौर में, एक गोवा में, एक दमन द्वीप पर, एक हुगली में, एक मद्रास में, एक हारमूज में, एक मलक्का में, और एक सालसेट, है ना। ये सालसेट महाराष्ट्र में है। तो आप लोगों का बेटा इतने जगह पर बेटा पुर्तगालियों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। क्लियर है इतनी बातें। पुर्तगालियों ने कार्टेज प्रणाली अपनाई। अब ये कार्टेज प्रणाली क्या थी, इसको समझो। तो बिना परमिशन के लोगों को हिंद महासागर से व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। कार्टेज प्रणाली का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हिंद महासागर से व्यापार करना है तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे, पुर्तगाली लोगों से, ठीक है। परंतु ये देखो बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था, हालांकि उसके लिए कार्टेज क्या था, फ्री था। पर इससे साबित क्या होता है, इससे साबित होता है कि मुगल बादशाह को भी बिना कार्टेज के व्यापार की अनुमति नहीं होती थी। क्लियर है। एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल विस्तार से बेटा पूरी टाइप करवाई है, मतलब बैठ के। तो ये मान के चलो कि आप लोगों को कंटेंट 100% ऑथेंटिक मिलेगा, और इसके अलावा बेटा आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं। अब कार्टेज प्रणाली मतलब बेटा ऐसा है कि तो चोर की दाढ़ी में तिनका, और ऐसा बोलते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है। मतलब ये है कार्टेज प्रणाली का मतलब ये था, जैसे अपने गाँव में बेटा है ना, वो रहते हैं कि भैया कंजर लोग आते हैं तो वो बेटा क्या लेते हैं, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब वो कुछ हफ्ता लेते हैं और वो बोलते हैं कि भैया आपके यहाँ लूटपाट नहीं होगी, हालांकि लूटपाट वही करते हैं। तो ये पुर्तगालियों के भी वही था, कार्टेज लेने पर लूटपाट नहीं होती थी, हालांकि लूटपाट कौन करते थे, तो पुर्तगाली करते थे। क्लियर है इतनी बात है। मतलब लूटपाट पुर्तगाली ही करते थे। जो व्यक्ति पैसा दे देता था उसकी मतलब उसका सामान नहीं चुराते थे, उसको लूटपाट से परेशान नहीं करते थे, और अगर कोई पैसा देने से मना कर देता तो उसको लूट लेते थे, उसके पैसे वैसे छुड़ा लेते थे, 2-4 थप्पड़े देते थे उसमें धर के, है ना। यही बात समझ में, तो लोग डर जाते थे इससे, ठीक, यही बात समझ में, ठीक। चलो अब पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब करी, तो ये 1556। अब पुर्तगाली लोग भारत में आए तो सही, परंतु इनके पतन के कारण क्या क्या के थे, तो देखो इनका सबसे पहला था एक धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था, तो उन्होंने ईसाई धर्म के अलावा किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया। अपना भारत देश हिंदू धर्म का राज्य था, मतलब हिंदू धर्म का देश था, है ना, और अभी भी सबसे ज़्यादा हिंदू ही लोग हैं। तो बेटा ईसाई लोग जो है अभी भी वैसे कम हैं परंतु कम है, और उस समय भी कम हुआ करते थे। तो ईसाई मीन पुर्तगालियों ने क्या करा, इनने बेटा ज़बरदस्ती करी भारतीय लोगों पर, मतलब जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इन लोगों को क्या बनाया, ईसाई धर्म, मतलब ईसाई धर्म कबूल करने पर परेशान किया। इससे भारतीय लोग क्या हुए, परेशान, और इन लोगों का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया गया। तो इन्होंने ईसाई धर्म के अलावा किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया। दूसरी बात, स्पेन ने पुर्तगाल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्लियर है इतनी बात है। तीसरा कारण क्या था, तो ब्रिटिश इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। क्लियर इतनी बात है, ब्रिटिश इनसे क्या थे, ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए भैया इनका पतन हो गया। उसके बाद एक आप लोगों को स्वाली का युद्ध पढ़ाऊंगा आगे, 1611 में होगा वो, पुर्तगाल और आप लोगों का अंग्रेजों के बीच, जिसमें पुर्तगाली हार जाएंगे और अंग्रेज जीत जाएंगे। उसके बाद ये दूसरों की लड़ाई में हस्तक्षेप ज़्यादा करते थे, ये भिड़वा देते एक दूसरे को, लड़ाई करवा देते थे और मजा लेते थे फिर बैठ के, ठीक। तो पुर्तगालियों, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आप लोगों के बेटा जो स्टेट PSC है उसमें बेटा 3-3 नंबर के आते हैं कि पुर्तगालियों के पतन के कारण बताओ, तो कौन कौन से हैं। तो एक धार्मिक कारण है, ईसाई धर्म के अलावा प्रचार नहीं करते थे, स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था, ब्रिटिश ज़्यादा ताकतवर थे, और दूसरों की लड़ाई में क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है, ठीक। इसके अलावा वहाँ ब्राज़ील का भी पता लग गया था, तो ब्राज़ील में लोगों का व्यापार के, पुर्तगाली लोगों का जो है वो ब्राज़ील में व्यापार की तरफ रुचि बढ़ गई थी कि यार इतनी दूर कौन जाए, अपन ब्राज़ील में व्यापार कर लो, क्या ले। अगला आगे बात करते हैं। अब पुर्तगालियों की देन, मतलब पुर्तगालियों ने हम भारतीय लोगों को क्या क्या दिया है, तो एक तो प्रिंटिंग प्रेस दरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद जर्दा, गाँव में बोलते हैं ना जर्दा, तंबाकू है ना, धर धर के खाते हैं, ठीक। तो बेटा तंबाकू कौन लेके आए, तो बेटा ये तंबाकू लेके आए कौन, पुर्तगाली, है ना। अगर जर्दा नहीं आता तो भारत के लोगों को क्या होता, एक गन्ना, ठीक है। उसके बाद आलू,
लाल मिर्च, पपीता, ठीक है। अन्य देशों से कहाँ लाए, भारत में लाए ये पुर्तगाली लोग, ठीक है। और बेटा भारत में ये गोथिक शैली नहीं है, गोथिक शैली है ना। तो पुर्तगाली लोग भारत में कौन सी शैली लेकर आए, गोथिक शैली। और ये गोथिक शैली क्या थी, तो ये भवन निर्माण की एक क्या थी, कला थी। क्लियर है इतनी बातें। तो पुर्तगाली जो है ये भारत में क्या क्या लेकर आए, तो ये भैया एक तो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, तंबाकू लेके आए, गन्ना लेके आए, आलू लेके आए, लाल मिर्च लेके आए और पपीता लेके आए। और एक गोथिक शैली ले आए जो भवन निर्माण की क्या थी, कला थी। ये आप लोगों का पुर्तगाल जो है ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। आप इतना ही पढ़ लेना, यकीन मान के चलिए इससे बाहर प्रश्न आप लोगों का नहीं जाएगा, ठीक है। तो पुर्तगाल के बाद जो है अगला लेक्चर रहेगा अपना कौन सा, डच का। कैसा लेक्चर लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, है ना। और भी अगर कुछ सुधार की, वैसे सुधार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेटा इतना पढ़ा दिया आप लोगों का कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेटा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ है तो शुरू से आखिरी तक पूरा खत्म कर दिया जाएगा, यकीन मान के चलिए। थोड़े से कम ये मान के चलो आधुनिक भारत के कम से कम बेटा 70 लेक्चर रहेंगे क्योंकि मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा और आधुनिक भारत के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे अपन, है ना। प्राचीन भारत जो है मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, वो पुराने वीडियो डले हुए हैं तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। अभी बाद में मैं नए वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अभी आधुनिक भारत पढ़िए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं और एक बार शुरू किया तो बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, 100% आप लोगों को खत्म करवाया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो ये आप लोगों को 9575322928 इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पुर्तगाल का था वीडियो, अगला लेक्चर रहेगा आप लोगों का डच का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें अपना।